एक्चुअल में मैं बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट थी स्कूल में। तो कैसे तैयारी की आपने? प्री मेंस इंटरव्यू की, क्या इंटीग्रेटेड अप्रोच था, कैसे तैयारी की, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जैसे मेरी माँ है जो वो गांव चले जाती थी, तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे पिताजी खाना बनाए हैं, मेरे पिताजी ने घर का काम किया है ताकि मैं पढ़ पाऊँ। तो अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपको अधिकारी बनना है तो आपको बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ेगा, तो बिलासपुर, रायपुर की ओर। आपने नारायणपुर में रहते हुए कैसे सफलता प्राप्त की? क्या नारायणपुर में भी रह के या बस्तर में भी रह के अधिकारी बना जा सकता है? मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मेरी नींद जनरली 3 से 4 बजे खुल जाती थी। नहीं, मेरे फैमिली में मैं पहली लड़की हूँ जो इस पोस्ट पर आई, इससे पहले कोई भी नहीं था। तो अक्टूबर 2024 में मेरे पापा का रिटायरमेंट होना था, 31 अक्टूबर के। तो मेरे मन में पहले से था कि मैं अपने पापा को एक रिटायरमेंट गिफ्ट दूंगी, और फाइनली इस बार हो गया वो चीज़। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं आप। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2023 के परिणाम आ चुके हैं। नारायणपुर की बेटी कुमुदनी देहारी ने इस बार छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी का पद प्राप्त किया है। कुमुदनी ने वो करके दिखाया है जिसकी कल्पना लाखों एस्पिरेंट करते हैं। हमारे साथ कुमुदनी देहारी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको सफलता प्राप्त करने पर बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल, जब आपका रिजल्ट आया तो आप कहाँ थी? कैसा रिएक्शन था? घर वाले का क्या रिस्पॉन्स था? जैसे रिज़ल्ट आया उस दिन मैं घर में अकेली थी, और उस दिन क्या है कि मेरे जो मामा जी हैं उनका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। तो मेरे पूरे घर वाले गांव गए हुए थे, और अभी धान मिंजाई का भी टाइम चल रहा है, तो सारे लोग उधर ही थे। तो मैंने फ़ोन करके उनको बताया, तो घर वाले और गांव वाले, मेरा जो पैतृक गांव है वो ग्राम कोलर रावघाट के पास है, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए सब लोग, बहुत ज़्यादा। तो और मुझे बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे थे सुबह से, मतलब पूरा दिन भर फ़ोन ही आ रहा था। कौन है कुमुदनी देहारी? कहाँ की रहने वाली? आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? और आपने अभी धान मिंजाई का जिक्र किया, क्या आप किसान बैकग्राउंड से हैं? जी, वैसे तो मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं, अभी अक्टूबर माह में ही वो सेवानिवृत्त हुए हैं। और मेरा जो पैतृक घर है, पैतृक गांव है जहां मैं पैदा हुई, वह ग्राम कोलर रावघाट के पास है, कांकेर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि नारायणपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है कक्षा 1 से 5वीं तक, वह छोटे डोंगर सरस्वती शिशु मंदिर छोटे डोंगर में हुई। और उसके पश्चात मैं नारायणपुर में मेरी शिक्षा हुई, सरस्वती शिशु मंदिर नारायणपुर में। और उसके पश्चात क्लास 12th मैंने बालक शासकीय उच्चतर बालक स्कूल से मैंने 12वीं क्लास उत्तीर्ण किया। और उसके बाद मैं कॉलेज की जो मैंने पढ़ाई की वो रायपुर से मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मैंने जो तैयारी की थी, मैं 2015 में इंजीनियरिंग मैंने पास किया। उसके पश्चात 2016 से ही मैं CGPSC की तैयारी में लगी। लेकिन मुझसे शुरुआत में बहुत ज़्यादा गलतियां हुई कि मैंने प्रीलिम्स, जो इस CGPSC की जर्नी में 3 चरण होते हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। तो मुझे लगता था कि मैं प्रारंभिक परीक्षा बहुत इजीली क्रैक कर लूँगी, तो वो मेरी गलत फहमी थी। और 2016 में मैं दूसरों को देखते हुए मैं बिलासपुर चली गई। और उसके बाद 2016 में मैंने जो दिल्ली IAS एकेडमी है, वहाँ से मैंने प्री का कोचिंग ना करके डायरेक्ट मेंस की कोचिंग की। तो अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो आप नहीं कर सकते, प्रारंभिक परीक्षा क्लियर नहीं कर सकते। तो 2016 राज्य सेवा परीक्षा 2016 मैंने दिया, और मैं प्रारंभिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई। और उसके पश्चात जैसे तैसे मेरा सिलेक्शन जो है उस टाइम थोड़ी पढ़ाई करने के पश्चात पटवारी के पद पर हुआ, और मुझे कोचिंग जो है 4 से 5 महीने के बाद छोड़कर नारायणपुर आना पड़ा। फिर मैंने राज्य सेवा परीक्षा 2017 दिया, जिसमें मैं फिर से अनुत्तीर्ण हो गई। तो वो काफ़ी मोरल डाउन करने वाला था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पटवारी ट्रेनिंग के टाइम पे, उस समय मैं ट्रेनिंग में थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर लूँगी, पर फिर भी फेल हो गई। फिर उसके पश्चात राज्य सेवा परीक्षा 2018,
उसमें भी मुझे असफलता का सामना करना पड़ा। फिर राज्य सेवा परीक्षा 2019 आया, उसमें मैंने मेरी मेरी प्रारंभिक परीक्षा जो है प्री का एग्ज़ाम वो मेरा क्लियर हुआ, और लेकिन मैं मुख्य परीक्षा में फ़ेल हो गई। फिर उसके पश्चात 2020 का जो प्री था वो क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, और इंटरव्यू भी मैं दी थी, परंतु इंटरव्यू में मेरे कम मार्क्स थे तो सिलेक्शन लिस्ट में मैं नहीं आ पाई थी। फिर 2021 आया, राज्य सेवा परीक्षा 2021, उसमें मैंने मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मुख्य परीक्षा भी क्लियर हुआ, और सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आ पाई थी। बहुत लो फेज़ था 2021 में भी, फिर से असफलता आने के पश्चात। और एक्चुअल में 2021 का जो रिज़ल्ट है वो 11 मई 2023 में आया था, 11 मई 2023। हाँ, उसके पश्चात 11 मई के आया था, और 11 मई के प्री का भी रिज़ल्ट आया था 2022, प्रारंभिक परीक्षा 2022, और उसी दिन 2021 का भी रिज़ल्ट आया था। कुछ विवाद के कारण काफ़ी लेट से रिज़ल्ट आया था 2021 का। तो उस दिन बहुत ही बुरा लगा था कि अब ऐसे लग रहा था कि सारे रास्ते बंद हो गए, क्योंकि 2 बार इंटरव्यू देने के बाद अगर तीसरे बार में आपका प्रारंभिक परीक्षा ही क्लियर नहीं हो पाता तो वो बहुत लो फेज़ था। और क्या है कि उस समय ऐसा था कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की थी तो मुझे लगता था कि सी सेट हो जाएगा, और 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में फ़ेल होने का रीज़न भी सी सेट था, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट में उन लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और वो मेरे साथ हुआ था 2022 में। तो फिर मैंने उस समय मैंने थोड़ा सा गिव अप कर दिया था, लेकिन फिर मुझे काफ़ी लोगों ने मोटिवेट किया, बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। उसके पश्चात मुझे महसूस हुआ कि मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने अपनी तैयारी वापस से शुरू की। फिर राज्य सेवा परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए जो पूर्व प्रशिक्षण केंद्र है नारायणपुर में, जो कोचिंग लगता है, मैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए वहाँ पे जाने लगी। फिर उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा हुआ फरवरी में 2024 में। राज्य सेवा परीक्षा 2023 का जो प्रारंभिक परीक्षा था वो फरवरी 2024 में हुआ, और मुझे उसमें सफलता हासिल हुई। और 8 मार्च के मेरे चाचा जी का डेथ हो गया था, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस आया। और प्री के बाद मैंने बहुत अच्छे से, जब प्री का रिज़ल्ट आया तो मैंने मेरा जितनी क्षमता है मैंने लगा दिया मुख्य परीक्षा में, और इंटरव्यू कॉल आया, और फिर फाइनली मैं अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर चयनित हुई 2023। आपने काफ़ी विस्तृत रूप से अपनी जर्नी के बारे में बताया, और आपने काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे, जैसे सांप सीढ़ी का गेम होता है, कभी आप 99 में या फिर काफ़ी ऊपर जाके फिर नीचे आते हैं। आपने बताया कि आप पटवारी के रूप में भी पदस्थ हैं। पटवारी के बारे में कहा जाता है कि सुबह से ही गाँव वाले आ जाते हैं, शाम तक बिजी शेड्यूल रहता है। कैसे आपने तैयारी की? जी हाँ, पटवारी के पद में बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मेरी नींद जनरली 3 से 4 बजे खुल जाती थी। तो पटवारी पद में जो कार्य के पश्चात जो भी समय बचता था मैं अपनी तैयारी में लगा देती थी। तो इस तरीके से मैंने पटवारी पद में रहते हुए कार्य किया। और जब पटवारी पद में लगभग मेरी पोस्टिंग जो है वो 7 मार्च 2019 को हुई, तो उस दौरान मुझे हमारे डिपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। जैसे उस समय ख्याति नेता मैडम थी, शर्मा सर थे, और नायब तहसीलदार भोयर सर थे, तो उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो मैं लगातार लगी रही, और इस सफलता के जो जर्नी में, ये जो जर्नी थी, लंबी जर्नी, इसमें सिर्फ कई लोगों का योगदान है, बहुत सारे लोगों का। समय के साथ साथ लोग आते गए, और मेरा जो घर का जो परिवेश है, मेरे मम्मी पापा और मेरे रिश्तेदार, जनरली लोग रिश्तेदार को लेकर नेगेटिव होते हैं, लेकिन मेरे जो रिश्तेदार हैं वो बहुत सकारात्मक रहे हैं। तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और मैं कर पाई इसीलिए। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जैसे मेरी माँ है जो, वो गांव चले जाती थी, तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे पिताजी खाना बनाए हैं, मेरे पिताजी ने घर का काम किया है ताकि मैं पढ़ पाऊँ। तो बहुत बड़ा रीज़न है, और मेरे पटवारी दोस्तों का भी बहुत योगदान रहा है। ऐसा हुआ था कि नारायणपुर में ना
मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसी के भरोसे रहा जा सकता है। तो मैंने यूट्यूब चैनल है बहुत सारे, जैसे राजन सर का, और मैंने एक वीडियो भी बनाया था रितेश गुप्ता सर का जो मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम था, वो भी मैंने ज्वाइन किया। और CGPSC नॉलेज है अमनदीप कौर सर का, वो भी मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश की। तो बस ऐसा ही रहा। और साथ ही ना, मैं जब इंटरव्यू कॉल आया 2020-21 PSC से, 21 PSC में मैं किरोड़ीमल अग्रवाल सर हैं, जॉइंट कलेक्टर हैं वो रायपुर में, तो उनका भी मुझे काफ़ी सहयोग रहा। जब मैं 2021 में जब मैं फेल हो गई अपने दूसरे इंटरव्यू में, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे बोला कि तुम बहुत मतलब तुम अच्छा करोगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो उन्होंने मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया, और जो मैं टूट चुकी थी तो फिर मैं वापस से खड़ी हुई इस रेस में। फिर बस ऐसा ही। बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। आपके फ्रेंड सर्कल कैसे थे? क्या वे भी प्रिपरेशन किया करते थे? कितना फ़ायदा मिला आपके फ्रेंड सर्कल का? कुछ है क्या ऐसी? जी जी बिल्कुल। मेरी जो फ्रेंड है, मेरी बचपन की दोस्त प्रतिमा पटले नाम है उसका, तो एक्चुअल में मैं बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट थी स्कूल में। तो मेरी क्लास 6th क्लास से मेरी दोस्त है वो। तो मुझे लगता है कि उसकी संगति का असर ऐसा हुआ कि मैं क्लास 9th से मतलब थोड़ी मेरे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा। तो एक बहुत अच्छा रीज़न है, मतलब बहुत अच्छा रहा है। हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, और उसके कारण मैं काफ़ी इम्प्रूव कर पाई। और मेरे जो पटवारी मित्र हैं फूलदेव पोटाई सर, उन्होंने मुझे अपना प्रिंटर तक ला के दे दिया, क्योंकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होते हैं तो PDF जो है, नोट्स जो है ना, वो PDF के फॉर्म पे मिलता है, तो आपको बार बार दुकान जाना पड़ता है प्रिंटर्स निकालने के लिए। तो उन्होंने मुझे अपना प्रिंटर भी दे दिया कि आप पढ़ लो वाला। तो फिर मेरे जो दोस्त हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं। और नायब तहसीलदार सहोरिक सर, वो मेरा यूनिवर्सल फ्रेंड है, और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और ख़ासकर जो मेंस के जो सब्जेक्ट हैं, उसकी वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर पाई हूँ मैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपको अधिकारी बनना है तो आपको बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ेगा, बिलासपुर जैसे छत्तीसगढ़ में अगर आप हैं तो बिलासपुर, रायपुर की ओर। आपने नारायणपुर में रहते हुए कैसे सफलता प्राप्त की? कितने चैलेंजेस आए? क्या नारायणपुर में भी रह के या बस्तर में भी रह के अधिकारी बना जा सकता है? जी बिल्कुल। वैसे तो मैं बिलासपुर में सिर्फ 4 महीने ही रह पाई थी, और उसके बाद पटवारी में सिलेक्शन होने के बाद मैं यहाँ पर आ गई नारायणपुर। तो मैंने जो भी किया है, जो भी प्रिपरेशन किया है, वो यहीं रह कर किया है। और ख़ासकर आजकल जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, वो मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आप मतलब बिलासपुर और नारायणपुर में रह रहा बच्चा अगर उसका सही यूटिलाइज़ करे तो वो काफ़ी आगे जा सकता है, और मैंने किया है। तो मुझे लगता है कि जो नारायणपुर के बच्चे हैं, यहाँ तक कि जो नारायणपुर से भी जो दुर्गम क्षेत्र में है, अगर उनके पास यूट्यूब जैसे संसाधन है, या वाईफाई है, या इंटरनेट की सुविधा है, वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। मुझे भरोसा है, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चे आगे आएँ। अपने माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कि जब आपकी माँ बाहर होती थी तो आपके पिता खाना तक बनाया करते थे, और आपको बाहर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आप पे जो निवेश किया था और आज आपने एक सफल होकर बताया उन्हें। किसी भी बच्चे के भविष्य के लिए, या किसी भी बच्चे के विकास के लिए, जो भी उसके बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए जो परिस्थितियाँ होती है, वैसा एटमॉस्फेयर मेरे घर में था। और वैसा एटमॉस्फेयर मेरे पिताजी, माताजी, मेरे रिश्तेदार, मेरी बुआ, मेरी चाची, चाचा, मतलब उनका बहुत सहयोग रहा। मतलब वैसा एटमॉस्फेयर ही था कि मैं ये कर पाई। लोग अब जानना चाह रहे हैं कुमुदनी देहारी कौन है, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड कौन है, घर में कितने लोग हैं, क्या इससे पहले भी कोई अधिकारी सिलेक्ट हुआ है आपके फैमिली में? नहीं, मेरे फैमिली में मैं पहली लड़की हूँ जो इस पोस्ट पर आई। इससे पहले कोई भी नहीं था। और मेरा जो, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो जन्म हुआ है वो ग्राम कोलर का रावघाट के समीप है। और मेरे परिवार में मेरे चाचा चाची, मेरी बुआ, मेरे पापा मम्मी, सभी लोग हैं।
और मेरे जो दादाजी थे, जैसा कि आदिवासी समाज भी पितृसत्तात्मक समाज है, तो जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे दादाजी ने मतलब बहुत बाजा बजाया था। मतलब 1994 में मेरा जन्म हुआ था, तो मतलब बहुत अच्छे से जब मैं पैदा हुई थी तो बहुत अच्छे से घर में स्वागत किया गया था मेरा। तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरे जो नाना है वो अभी उनकी मृत्यु हो गई 2 साल पहले, और वो भी चाहते थे अगर वो आज मुझे देखते तो बहुत खुश होते। तो सच्ची श्रद्धांजलि मैं कहूँगा इसे। जी जी। और 2000 मतलब अक्टूबर 2024 में मुझे लग रहा था कि राज्य सेवा परीक्षा 2023 का रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन कुछ कारणों से नहीं आ पाया, क्योंकि चेयरमैन जो है पीएससी चेयरमैन वो चेंज हो गए थे। तो अक्टूबर 2024 में मेरे पापा का रिटायरमेंट होना था 31 अक्टूबर के। तो मेरे मन में पहले से था कि मैं अपने पापा को एक रिटायरमेंट गिफ्ट दूंगी, और फाइनली इस बार हो गया वो चीज़। भले नवंबर में आया, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपने पापा के लिए ये कर पाई। वो ड्रीम भी पूरा हो गया। किसी अधिकारी का फ़ोन आया या बधाई दिया? चूंकि आप जिला प्रशासन से जुड़ी हुई हैं, तो किसी कलेक्टर, एसपी, विधायक, सांसद, किसी का फ़ोन आया क्या बधाई देने के लिए? बधाई देने का तो तांता लगा होगा। तो जी, अपर कलेक्टर सर जो वैद सर हैं, प्रदीप वैद सर, उनका कॉल आया था मेरे पास, उन्होंने मुझे बधाई दी। तहसीलदार सर सौरभ कश्यप सर का फ़ोन आया, और भोयर सर जो नायब तहसीलदार हैं उनका फ़ोन आया। तो और जॉइंट कलेक्टर सर जो हैं किरोड़ीमल अग्रवाल सर, उनका भी फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बधाई दी। कैसे तैयारी की आपने? प्री मेंस इंटरव्यू की? क्या इंटीग्रेटेड अप्रोच था? कैसे तैयारी की, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? जैसे कि जो 3 चरण में होता है, मैंने बताया CGPSC। तो जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसके लिए मैंने ऑनलाइन सोर्स के भरोसे थी मैं। तो चंद्रा एकेडमी है, मतलब मैं कुछ कुछ एकेडमी से जुड़ी थी, तो उनके जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो मैंने लगाए। और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया, एग्ज़ाम दे दिया, मतलब वहाँ तक नहीं। टेस्ट सीरीज़ को रिवाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे। तो जैसे मैं टेस्ट सीरीज़ लगाती थी, जैसे प्री का लगाई, फिर उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट था लगाई, फिर उसका प्रिंट निकालती थी, फिर उसमें उसको एनालिसिस करती थी, फिर मैं दोबारा रीटेस्ट करती थी, तो उससे जो आंसर थे वो माइंड में छप जाते थे। तो प्रारंभिक परीक्षा की जो तैयारी है वो मैंने ऐसे की। और काफ़ी सारे मैगज़ीन होते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण आपको पढ़ना होता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ मतलब CGPSC में जो छत्तीसगढ़ 50% कवर करता है CGGS, तो मैंने CGGS को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। और CGGS में भी जो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो 50% कवर करता है। तो मैंने छत्तीसगढ़ इतिहास को मैंने काफ़ी अच्छा किया अपना। और जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, मतलब ओवरऑल CGGS को मैंने अच्छा किया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, आर्थिक सर्वेक्षण हो गए, और पर्यावरण हो गए, इंडियन हिस्ट्री हो गया, ये सब मैंने अच्छे से किया। और प्रारंभिक परीक्षा में लोग ये गलती करते हैं कि CSET को बहुत लाइटली ले लेते हैं, खासकर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। और उस मतलब मैंने भी लिया था, और 2022 में मैं इसी कारण से फेल हो गई थी। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि CSET को हलवे में नहीं लेना चाहिए, उसके लिए भी मतलब वो भी वेटेज रखता है, भले ही वो मतलब उसमें ऐसा है कि आपको सिर्फ कट ऑफ मार्क्स लाना है, मतलब जितना पास होना है, पास होने के लिए जो निर्धारित अंक है उतना ही लाना है। तो CSET को लाइटली नहीं लेना है। और अगर आप CSET को अच्छा करते हैं तो मुख्य परीक्षा में भी पेपर 4 जो है मैथ्स वाला पोर्शन, उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा की जो तैयारी है वो मैंने इस तरीके से की। और जब मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा में 4 दिन पेपर होता है, पेपर कंटिन्यू 4 दिन पेपर होता है। तो पेपर 1 जो है विनय कुमार पाठक की पुस्तक है, और टूटेजा ट्यूटोरियल की पुस्तक है, उससे मैंने तैयारी की। और ख़ासकर जो बस्तरवासी हैं उनका जो छत्तीसगढ़ी वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। तो और पेपर 1 जो है
पूरी तरीके से रटना प्रधान पेपर है। तो आपको उसमें ना याद करने के लिए आपको हर दिन समय देना पड़ेगा पेपर 1 में। तो मैंने पेपर 1 की तैयारी इस तरीके से की। और पेपर 2 जो है वो एस्से का पेपर है। उसमें जो भी आंकड़े हैं, पहले मेरी गलती ये थी कि मतलब पुराने जो 3 जो मुख्य परीक्षा मैंने दी उसमें मेरी गलती ये थी कि मैं आंकड़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती थी। इस बार मैंने आंकड़े, डायग्राम, ग्राफ उन चीज़ों का प्रयोग किया, तो मेरे एस्से में अच्छे नंबर आए। और पेपर 3 इंडियन हिस्ट्री, मुझे लगता है कि इंडियन हिस्ट्री के लिए मुख्य परीक्षा, जब आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए बिल्कुल समय नहीं होता। तो जो इंडियन हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, प्रारंभिक परीक्षा के दौरान ही आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि पेपर 3 बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर आप उसको प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद पढ़ेंगे तो वो कंप्लीट होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि पेपर 3 के लिए पहले ही कंप्लीट कर लेना चाहिए इंडियन हिस्ट्री को। और पेपर 4 साइंस वाला पोर्शन है, तो ये जो पेपर 4 है वो काफ़ी स्कोरिंग है। पेपर 4 इसमें अगर अच्छा किया जा सकता है, खासकर मैथ्स बैकग्राउंड और जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं इसमें अच्छा नंबर लाते हैं। लेकिन इस बार का जो पेपर था वो पुराने मुख्य परीक्षा की तुलना में बहुत टफ था इस बार का। तो पेपर 4 में भी अच्छा किया जा सकता है। पेपर 5 इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, उसमें भी छत्तीसगढ़ वाले जो पोर्शन है पार्ट 3, उसमें बहुत अच्छा किया जा सकता है, मतलब अगर स्कोर करना है तो। और पेपर 6 फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी बहुत अच्छा नंबर लाया जा सकता है। और पेपर 7 थोड़ा सा लड़कियों के लिए खासकर टफ है, क्योंकि खेल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जो भारत में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो शैक्षणिक संस्था है, वो सब जो है वो पेपर 7 में है। इंटरव्यू की आपने कैसे तैयारी की? इंटरव्यू में कई कई ऐसे वीडियोस, रील्स आते रहते हैं कि इंटरव्यूअर है, पूछते हैं कि कितने सीढ़ी चढ़कर आ पाए। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं या ये र्यूमर है ये? इस बार मैंने मतलब इंटरव्यू की तैयारी जो है, मैंने इस बार मैं सिर्फ एक ही टीचर के ऊपर इंटरव्यू के लिए भरोसा करती थी, वो है कि रोड़ीमल अग्रवाल सर, जॉइंट कलेक्टर है। वो काफ़ी समाज सेवी प्रकृति के व्यक्ति हैं, और मैंने उनके पास से किया था। और मैंने सोच लिया था कि मैं इधर उधर मॉक नहीं दूंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा मॉक देते हैं तो आप डीमोटिवेट होते हैं, और मैं इंटरव्यू से पहले डीमोटिवेट नहीं होना चाहती थी। तो मैं अग्रवाल सर के पास गई, सिर्फ 1 या 2 मॉक दिया मैंने। और जो राजस्व विभाग है वहाँ से मुझे बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, तो बस इंटरव्यू की तैयारी मैंने ऐसे की। और जो भी करंट अफेयर्स थे करंट में, वो मैंने तैयार किया खुद से, यहीं पे रह के किया। और रायपुर में मैं सिर्फ एक बार ही गई अग्रवाल सर से मिलने, बस। किनको देखकर आपने सीजीपीएससी की तैयारी की? 5 साल पहले आप पटवारी के पद पे चयनित हो चुकी थी। कई लोगों को मैंने देखा है कि एक बार कोई पोस्ट मिल जाता है, उसके बाद उसी पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हालांकि मेरा उद्देश्य किसी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं है। किनको देखकर आपने तैयारी शुरू की और कैसे पटवारी में रहकर अपने आप को लगातार इम्प्रूव किया और आज पोस्ट प्राप्त कर चुकी हैं? राज्य सेवा परीक्षा 2018 की बात है। हमारे एक रिश्तेदार हैं गिरीश चंद्र बेलसरिया, उन्हें भी सबसे पहले उन्हें जो पोस्ट मिला था वो अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी का ही मिला था। तो मैं उनको देखकर काफ़ी इंस्पायर थी, वो भी नारायणपुर के ही थे। तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली थी, और उनको देखकर मैंने सोचा। और ख़ासकर मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हूँ, तो सीजीपीएससी सेलेक्टेड ही इसमें होते हैं, तो उनको देखकर भी मैं इंस्पायर हुई, और मुझे लगा कि मुझे भी प्रशासन में बेहतर करना चाहिए, बस इसीलिए मैं आई। क्या आप अपनी तैयारी जारी रखेंगी या यहीं आप सफ़र का अंत करेंगी? और आपने जैसे अभी बात की कि चूँकि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं, हमने देखा कि लगातार जो युवा अधिकारी यहाँ पर तहसीलदार के चार्ज में रहते हैं, तो उनसे भी काफ़ी मोटिवेशन आपको मिला होगा। जी हाँ, बिल्कुल। हरिप्रसाद सर को आप जानते हैं, जब चुनाव का टाइम था उस समय, और कुछ दिन बाद मेंस का एग्ज़ाम था, तो उन्होंने मुझे काफ़ी थोड़ी रियायत भी दी थी मेरी तैयारी के दौरान। और जैसा कि आपने बोला कि आगे मैं जारी रखूँगी या नहीं, चूँकि मैं एक महिला हूँ और ट्राइबल महिला हूँ,
तो मैं महिला एवं बाल विकास अधिकारी बनना चाहती हूँ। और यदि वो मुझे नहीं भी मिला तो भी मैं इस डिपार्टमेंट में भी रह के जो महिलाओं और जनजाति के क्षेत्र में उनके विकास के लिए मैं काम करना चाहूँगी। और मेरा जो ड्रीम पोस्ट था वो सहायक संचालक आदिम जाति विकास था, जो अभी फ़िलहाल मुझे नहीं मिला, परंतु मैं बेहतर करूँगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अक्सर जब हमने कई अधिकारियों के इंटरव्यूज़ किए हैं, कई अधिकारियों के इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, अक्सर लोगों के ड्रीम पोस्ट डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी होते हैं। आप संभवतः पहली ऐसी अधिकारी मिली है जिनका ड्रीम पोस्ट, क्योंकि आप ट्राइबल बेल्ट से हैं तो शायद आपका असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल और महिला बाल विकास अधिकारी ड्रीम पोस्ट रहा। क्या कुछ कारण है इसका? आपको इंटरव्यू में भी आपने शायद फील किया होगा इस चीज़ को, तो कुछ क्वेश्चन आए थे होंगे शायद। जी, एक्चुअली मैं खुद ट्राइबल क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो पोस्टिंग है अभी पटवारी हल्का नंबर 12 कोलियारी, वो जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से ट्राइबल बेल्ट है। तो जब मैं उनके बीच में रहती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। और ख़ासकर मेरा जो जुड़ाव है वो बच्चों से बहुत ज़्यादा है। तो जब मैं उनको देखती हूँ ना, तो मुझे फ़ील होता है कि उनके लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। तो मुझे इसीलिए मतलब वहाँ से मुझे प्रेरणा मिलती है। और इससे पहले मैं भाटपाल में भी रही हूँ, तो ऐसे जगह को देख के मुझे लगता है। और ख़ासकर जो महिलाएं होती है, कभी कभी मेरे पास आती थी, अपने प्रॉब्लम भी बताती थी। तो इसीलिए मतलब ये रीज़न है कि मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट को प्रेफर करना चाहती हूँ। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी आप जो एस्पिरेंट है उनको, खासतौर पे जो बस्तर के एस्पिरेंट है? अब हालांकि लगातार अब बस्तर के लोग भी सेलेक्ट हो रहे हैं, मगर रेशियो थोड़ा कम रहता है अपेक्षाकृत जो मैदानी इलाके की तुलना में। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगी कि जो नारायणपुर है, नारायणपुर में भी रह के किया जा सकता है। और आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। और कोचिंग संस्था से भी उसकी जो फ़ीस होती है आजकल, प्रारंभिक परीक्षा मतलब जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर रह के भी किया जा सकता है। और यहाँ पे लाइब्रेरी बना हुआ है, नालंदा परिसर की तर्ज पर यहाँ पे जो लाइब्रेरी बना हुआ है, वहाँ पे बच्चे आते हैं, मुझे खुशी भी होती है। लेकिन मैं देखती हूँ कि जो प्रॉपर नारायणपुर के जो लोग हैं वो वहाँ बहुत, उनका रेशो काफ़ी कम होता है। तो मुझे थोड़ा दुख होता है कि वहाँ पे लोग जाते नहीं हैं। पर मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि यहाँ पर रह के भी किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है यहाँ पर। ओके, थैंक यू समय देने के लिए। तो ये थी कुमुदिनी देहाती, जिनका इस बार छत्तीसगढ़ पीएससी में सब ऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस ऑफिसर के पद में चयन हुआ। ये बस्तर के नारायणपुर की रहने वाली हैं। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, बस्तर वार्ता के हमारे साथ कैमरामैन के रूप में मनोज निषाद जी थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।